ये एक नॉर्थ कोरिया के जासूस की दुख भरी कहानी है जो आपको रुला देगी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें रियू जुआन नामक का जासूस दिखाया जाता है जिसका सीनियर कहता है कि अब तो या दोस्त बन के मिलेंगे या दुश्मन बन के, फिर भी जिंदा रहने की कोशिश करना, यदि मरो तो लेजेंडरी मौत मरना। फिर सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है। रियू जुआन अधिकारी के निर्देश अनुसार कठोर जीवन जीता है और सोसाइटी में सेटल होने का नाटक करते हुए पड़ोसियों के बच्चों से लगातार प्रहार का सामना करना पड़ता है जो उस पर पत्थर फेंके और उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करते हैं। और दूसरी तरफ एक साधारण संपन्न और मितव्ययी महिला जो उसे अपने बेटे की तरह मानती है और पड़ोस में हर कोई उसे डोंगू के नाम से जानता है। युद्ध की रणनीति में परफेक्ट, कई भाषाएं बोलने वाला और सभी हथियारों से पारंगत होने के बावजूद भी वे अपने टारगेट से ग्रस्त होता है और वे एक मूर्ख प्राणी की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर है। फिर भी वे अपने मिशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करता है और हर सुबह वे अपनी नाक की नली को परेशान करने के लिए उसमें एक कागज का टुकड़ा डालता रहता है और छेड़छाड़ी के कारण हर सुबह उसके नाक में से मलबा बाहर आता रहता है। तभी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरते टाइम अपने अन्नाडीपन के कारण नीचे गिर पड़ता है, गिरते हुए अपने दांतों की चमकाहट दिखाता है। फिर आगे बताया जाता है कि उसके सो जाने के कारण बच्चे उसकी शॉप को नियमित रूप से लूट ले जाते हैं, लेकिन डोंगू को तो सब कुछ पता होता है और उनके द्वारा चुराए गए आइटम को उनके पेरेंट्स के खाते में लिखता है और फिर से सो जाता है। लेकिन तभी उसी के सोसाइटी की एक लेडी आते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। जो ही डोंगू अपने आई कॉन्टेक्ट को उसके सिस्टम से मिलाता है तभी आश्चर्यचकित हो जाता है जैसे मानो कि भूकंप आ गया हो। लेडी के सिस्टम को देखने के कारण डोंगू के नाक में से फिर से मलबे की धारा बहने लगती है। ऐसा देखते हुए लेडी डोंगू से दूर जाते हुए अपने आइटम को खोजने लग जाती है, लेकिन उसे न मिलने के कारण डोंगू के पास एक बार के लिए फिर से आती है और आते हुए दूसरी बार अपने सिस्टम दिखा बैठती है और बोलती है मैंने आपसे सिगरेट मांगी थी। लेकिन डोंगू ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए उसे सिगरेट दे देता है। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि डोंगू अपनी इकट्ठी की गई धनराशि को देख के प्रफुल्लित हो जाता है क्योंकि यह धनराशि उसे अपने देश पहुंचाने में काम आएगी। डोंगू को स्थानीय लोगों के बीच एक सरल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। हालांकि वे क्षेत्र के सभी निवासियों की आदतों और विशेषताओं का अध्ययन करने में कामयाब रहा। वहीं डोंगू एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम यूरान है जो डोंगू के साथ मित्रता पूर्ण होती है और यहाँ तक कि उसके प्रति स्नेह भाव भी रखती है, जो कि एक छोटी सी कंपनी में अकाउंट क्लर्क है। हालांकि एक उसका छोटा सा भाई है जो हाई स्कूल का छात्र है। वो डोंगू को पीट के बोलता है कि डोंगू तुम एक मूर्ख प्राणी हो, इसीलिए आज के बाद ऐसा ना करना क्योंकि मेरी नजर मेरी बहन पे है। उन सबके चले जाने के बाद वो एक डिलीवरी मैन से मिलता है जो कि डोंगू की सारी हकीकतें जानता है और वो डोंगू से जवाब करता है कि तुम कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हो। डोंगू रिप्लाई में जवाब देता है कि मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। वास्तव में ये डिलीवरी मैन भी एक उत्तर कोरिया का एजेंट होता है जो पिछले 16 सालों से जासूस बनकर आया हुआ है। डिलीवरी मैन दुश्मनों के इलाकों में इतने वक्त से है कि वह भूलने लगा वास्तव में वह कौन है और उसे भी संदेह होने लगा कि मैं मेरी मातृभूमि के लिए कुछ लायक बन पाऊंगा या नहीं। तभी डोंगू डिलीवरी मैन को अपनी मातृभूमि की प्रति करते हुए याद दिलाता है और सुनिश्चित करता है कि वो अपने देश को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि डोंगू को एक मिशन मिलता है जिसका नाम होता है सार्वजनिक सोच नामक मिशन। मिशन को कंप्लीट करने के लिए सोसाइटी में जाके उसे सरेआम सोच करना होता है और सोसाइटी में जाते हुए कुत्ते की तरह सोच करने लग जाता है। उसे सोच करता हुआ देख उसका प्यार मीन्स वो लड़की आ जाती है, लेकिन डोंगू उन सबको देख के वहीं पे निराश हो बैठता है। और अगली सुबह बताया जाता है कि डोंगू उस लड़की को देख के मुस्कुराता तो है लेकिन वो लड़की रात वाली हरकत के कारण कोई रिएक्शन नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी उसका भाई भी डोंगू को छेड़खानी करते हुए देख लेता है और डोंगू की फिर से पिटाई कर देता है। डोंगू को बोलता है कि कितनी बार तुमको समझाओ मेरी बहन को मत छेड़ा करो, तुम ओकी को सुनने को तैयार भी नहीं हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे जो डुयोग आता है जो उस महिला का बेटा होता है जिसके पास डोंगू रहता है। जो डुयोग डोंगू को अपने सौतेले भाई की तरह मानता है और डोंगू को कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे दुश्मनों से फाइटिंग करके बचा जाता है। उसके बार बार परेशान करने के कारण डोंगू उसके नोज पे जोर से हिट करता है और एक और अपर कट लगाता है जिससे वे डायरेक्ट सैटेलाइट में लैंड हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये डोंगू का सिर्फ सपना था, असलियत में डोंगू उन सबके सामने बेवकूफ होने का नाटक करता है। फिर आगे बताया जाता है कि डिलीवरी मैन डोंगू के पास में फिर से वापस आता है और डोंगू को एक लिफाफा देता है जिसमें डोंगू के माँ की तस्वीर थी जिसे उसने 11 वर्षों में कभी नहीं देखा। लेकिन डोंगू ही उत्तर कोरिया के लिए एकमात्र कड़ी है जो उसे ये सब भूलने से रोकता है कि वे कहाँ से आया है। इसके बाद नियमित रूप से डोंगू अपनी माँ को एक पत्र लिखता है। फिर अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें डोंगू और डोंगू का भाई किसी ग्राहक को डिलीवरी पहुंचाने के लिए उसके घर जाते हैं। तभी वहाँ पर डोंगू को घुसपैठिया होने के लक्षण दिखाई देते हैं और उसे संदेह होता है कि हो ना कुछ गलत हो रहा है। डोंगू को लगता है कि निष्कर्ष निकालने के लिए कोई जासूस बस गए हैं यहाँ पे और उसे पता लगाने की जरूरत है क्या ये असली में कोई जासूस है या नहीं। फिर शाम के वर्कआउट के दौरान वो जासूस डोंगू के दरवाजे पे आ जाता है जिसके रंग बिरंगे बाल होते हैं और नीचे बैठते हुए अपने शूज के लेज को टाइट करने लगता है। लेकिन जो ही खड़ा होता है तभी डोंगू पे वार करने लग जाता है। लेकिन डोंगू ठहरा उत्तर कोरिया एजेंट उसके हर प्रकार का जवाब फेस टू फेस देता है। इस फाइट को देखते हुए लगता है कि ये फाइट दुश्मन की तरह नहीं एक दोस्ताने की तरह देखने को लगती है। इसके बाद हमें उत्तर कोरिया एकेडमी को दिखाया जाता है जो कि किशोर अवस्था की वर्षों की याद दिलाती है क्योंकि उस एकेडमी में यह भी डोंगू के साथ वहीं पे था। लेकिन डोंगू को उसे देख कई मन में सवाल उठे क्योंकि इस क्षेत्र में एक ही खुफिया अधिकारी को भेजा गया था। जब डोंगू उसे पूछताछ करता है तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारा पता लगाने के लिए भेजा गया है कि क्या वे अभी भी अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार है। लेकिन डोंगू को उस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो उसका पीछा करने का ठानता है। जब सुबह के समय नारंगी बालों वाला कहीं पर जा रहा होता है तभी
डोंगू भी उसका पीछा करने लग जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि वो ऑडिशन के लिए आया है, जिसमें उसको सफलता हाथ नहीं लगती है क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। ऑडिशन के बाद जब डोंगू के साथ बातचीत करने में उसने कबूल किया कि उसका मिशन केवल एक रॉक स्टार होने का दिखाओ करके भीड़ के साथ घुल मिलना है। डोंगू ये सोच के हैरान है कि मुझे मंदबुद्धि होने का किरदार क्यों निभाने को कहा गया है, मुझे हर कोई मूर्ख की तरह देखता है, बल्कि मेरे साथियों को इतने अच्छे अच्छे किरदार निभाने को कहा गया है। फिर आगे बताया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा डोंगू के दरवाजे में खड़ा होकर उसका दरवाजा खटखटा रहा था। जून डोंगू बाहर आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। फिर रोते हुए लड़के ने अपने लापता भाई को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसी वक्त पूरा पड़ोस वहीं पे ही खड़ा होता है और डोंगू अपने कौशल का प्रयोग करते हुए खोए हुए बच्चे की तलाश करने लग जाता है। उसके सोच को सूंघ के चुन लेता है कि वो हो ना हो किसी न किसी मुसीबत में जरूर है। डोंगू तुरंत उसकी खोज के लिए वहाँ से निकल जाता है। एक एक माला एक एक गली को पार करते हुए उसे महसूस होता है कि बच्चा इस नाई की दुकान में है। वह जो ही देखता है तभी वही बच्चा उसकी दुकान में होता है। उसे देखने से यह पता चलता है कि यह बच्चा कुकीज के लिए उसकी दुकान में आया है, जो नाई हमेशा उसे देता है। वास्तव में इस नाई की नजर उसकी माँ पे थी, इसलिए वे उसके बच्चों से संबंध बनाए रखता है। तभी अन्य निवासी उसी घटना स्थल पर आ जाते हैं और एक अजीब सी वेशभूषा पहने हुए व्यक्ति को देखता है जो डोंगू होता है और उन सबका मानना था कि यही किडनैपर है, बल्कि डोंगू ने उस नाई को बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन जैसे तैसे करके डोंगू उनके चंगुल से भाग निकलता है। बच्चे को गले लगाते हुए नाई का धन्यवाद करती है कि आपने मेरे बच्चे को बचाया। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि दक्षिण कोरिया विशेष सेवा ने उत्तर कोरियाई जासूसों से पूछताछ की। उन्हें पता चलता है कि 16 साल पहले एक विशेष दस्ता 54 बनाई गई थी, जिसमें लड़ने में सक्षम सर्वश्रेष्ठ सैनिक शामिल थे और उन सबको दक्षिण कोरिया में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया है। ये एजेंसी अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट भी सकती है। दूसरी तरफ डिलीवरी मैन को दिखाया जाता है जो डोंगू के पास में आता है और उसे बताता है कि मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, दक्षिण कोरिया में 16 साल बिताने के बाद मैं मेरे वतन लौट रहा हूँ। हालांकि वे डोंगू को एक बंदूक देने के लिए बोलता है क्योंकि उत्तर कोरिया में उसके परिवार को चाइना भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने कुछ दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को मारने की योजना बनाई थी। ऐसा करने से उत्तर कोरिया अधिकारियों को उस पर विश्वास हो जाएगा और मेरे परिवार वालों को रिहा कर देंगे। डोंगू ने उसे अपनी मातृभूमि के सामने निडरता बनाए रखने और कुछ ऐसी वैसी मूर्खतापूर्ण हरकतें करने से बचने का आदेश दिया और कहा यही आपके परिवार को बचाने का बेहतर तरीका है। ऐसा कहते हुए डोंगू उसके हाथ में गन दे देता है। देते वक्त वो खुद को शूट करने लग जाता है, लेकिन वो गन खाली थी। तब डोंगू उसे कहता है कि तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि विकट परिस्थिति से पहले गन को लोड नहीं किया जाता और कहता है तुम भी इनके साथ रह के अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम भूल गए हो। लेकिन डोंगू का मेन मोटिव था कि वो अपना कार्य पूरा करके जाए लेकिन खुद को चोट न पहुंचाए। इसी बीच एक अज्ञात जासूस ने उत्तर कोरियाई कैदी को मार डाला, जिसने दस्ता 54 के बारे में दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को इसकी खुफिया जानकारी दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने एक विशेष इकाई बनाने का फैसला किया और शाम के समय दस्ता 54 से निपटने के लिए डोंगू ने अपनी माँ को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने स्वीकार किया कि मैं उत्तर कोरिया जीवित नहीं लौट सकता और अन्य नए भेजे गए पत्रों के ढेर के साथ इसको भी जोड़ दिया। फिर बताया जाता है कि किसी अजनबी ने डोंगू के सिर पे एक बंदूक तान दी। डोंगू ने उसे पूछा कि आप जानते हो मैं कौन हूँ, लेकिन वो साइलेंटली कोई जवाब नहीं देता और डोंगू उसे पूछता है तुम कौन सी इकाई से हो, लेकिन फिर से उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ये वही शूटर निकला जिसने कुछ घंटे पहले आत्मघाती को मारा था। फिर वो कहता है कि उत्तर कोरिया के प्रति डोंगू की वफादारी का परीक्षण करने आया हूँ। इतना कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। डोंगू उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन उसके हाथ नहीं लगता है। तभी डोंगू को भागते हुए सिस्टम दिखाने वाली लेडी ने उसको अपने पास बुलाया और उसके साथ मौज मस्ती करने लगी। डोंगू हिडोले पे लेडी को मनोरंजन करा रहा था और फिर आंसुओं के साथ साथ अपने कठिन जीवन के बारे में बताती है। कहती है कि मेरा असली नाम हयू नाम है। मैंने 18 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जिसे मेरे माता पिता ने अमेरिका में किसी को गोद लेने के लिए छोड़ दिया। मुझे उसकी बहुत याद आती है। इतना कहते हुए वहीं पे बेहोश हो जाती है। नशे में धुत होने के कारण डोंगू से अपने घर छोड़ आता है। फिर रॉक स्टार को दिखाई जाता है जो डोंगू से पूछता है कल क्या हुआ। डोंगू रिप्लाई में कहता है पता नहीं कौन था वो अजनबी। इतना कहते हुए अपने घर की ओर लौटने लगता है। तभी डोंगू ने महसूस किया कि कोई अजनबी मेरा पीछा कर रहा है। पीछा करने वाले को चकमा देकर डोंगू से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये पता चलता है कि ये अजनबी एक डोंगू का साथी था जो एक छोटे लड़के के रूप में अकेडमी में शामिल हुआ था, जिसका नाम जिन है, जो डोंगू को अपना आदर्श मानता है। लेकिन वो डोंगू को अपनी ओर आते हुए देखते ही वहाँ से भाग निकलता है। ये सभी जासूस डोंगू को बेचैन कर रहे थे क्योंकि कई सालों में पहली बार उसका सामना 2 अन्य उत्तर कोरिया जासूसों से हुआ है। फिर अगली सुबह डोंगू की मुलाकात वही जो और जिन से होती है। जिन दक्षिण कोरिया में एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में गुप्त रूप से रहता है। तभी यूरान का भाई अपने न्यू फ्रेंड को डोंगू से मिलाता है और फिर आगे बताया जाता है कि शाम के समय जब जिन स्कूल से घर की ओर लौट रहा था तभी डोंगू ने उससे पूछताछ की तुम्हारा दक्षिण कोरिया में रहने का क्या लक्ष्य है। जिन रिप्लाई में बताता है कि मुझे सीआईओ सुंग की जगह भेजा गया है। सीआईओ सुंग डिलीवरी मैन का नाम था। उसी वक्त यूरान को दिखाया जाता है जिसका बॉस उसे परेशान करता हुआ दिखाई देता है। तभी डोंगू जिन को कहता है कि तुम जाओ इसको पीटो, लेकिन जिन ये सब करने से मना कर देता है और अपने कप्तान की आलोचना करता है। कहता है कि हम अपना काम करने आए हैं, न कि परिवार बनाने। फिर भी डोंगू उसे आदेश देता है और कहता है उसकी मदद करो। जिन जून जाने वाला होता है तभी यूरान का भाई वहीं पे आ जाता है और उसे पीट के वहाँ से भगा देता है। फिर आगे बताया जाता है कि डोंगू ने यूरान के बॉस का अपहरण कर लिया और उसे वही कपड़े पहनाता है जो डोंगू ने पहने थे। तभी डोंगू उसकी तस्वीरें भी निकाल लेता है और उसे कहता है कि यदि तुमने यूरान को कंपनी से बाहर किया तो तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। फिर सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है जहाँ पर तीनों एजेंट एक साथ खुश समय बिता रहे थे और साथ ही साथ काम भी कर रहे थे। काम करते समय अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज डोंगू के माँ की थी, जिनको कुछ व्यक्ति जबरदस्ती
जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे उनसे सामान लेने के लिए और उसमें चिल्लाते भी है। डोंगू से ये सब कुछ देखकर नहीं गया और नाटक करते हुए फिर से उन सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए जाता है और उस व्यक्ति के अंदर जा गिर पड़ता है। तभी उस व्यक्ति ने डोंगू पे जोर शोर से प्रहार करना शुरू कर दिया और उसकी माँ को भी धकेल दिया। ऐसा देखते हुए डोंगू लड़ाई में कदम रखने वाला था, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया और कहती है तुम ऐसा मत करो। उसके माँ के शब्दों से उसे एहसास होता है कि कहीं मेरी हकीकत से वाकिफ तो नहीं है। फिर सीन शाम को शिफ्ट होता है जब उसका रियल बेटा काम से लौटता है और अपनी माँ पे चिल्लाने लग जाता है। कहता है मुझे बुलाना चाहिए था ना। ऐसा कहते हुए उनको ढूंढने का मन बनाता है और दूसरी तरफ जिन को दिखाया जाता है तो पेट्रोल पंप पर काम करता है। डोंगू उसके पास आके अपने छोटे भाई को छुड़ाने की मदद मांगता है। जो डोयक उनको पीटने जाता है लेकिन खुद ही पिट जाता है। लेकिन उसी वक्त जिन आके एक एक करके सारे बल्बों को डिस कर देता है और उनकी अच्छी तरीके से मरम्मत करता है। आखिरकार हमेशा की तरह डोंगू अपने सौतेले भाई के सामने मूर्ख होने का नाटक करता है और उससे पूछता है कि यह क्या हुआ। जो डोया कहता है कि मैंने उन ठगों को बहुत पीटा, लेकिन उसी बीच कुछ मेरे भी लग गई और वो कहता है कि परिवार की देखभाल करने के लिए मुझे मजबूत होने की जरूरत है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अंत तक अपने परिवार की देखभाल करूंगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिर अगली सुबह वे सभी एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं। इसी बीच उत्तर कोरिया के कर्नल ने मिनिस्टर से मुलाकात की। मिनिस्टर ने कहा कि वे दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, इसीलिए जितने भी जासूस दक्षिण कोरिया में उनको वापस लेके आओ और सारे दफ्तर को भंग कर दिया जाए, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए और उनको मातृभूमि के प्रति गद्दार घोषित कर दिया जाए। लेकिन कर्नल ने मिनिस्टर को कहा उन्हें नाई की तरह मरने का मौका मिलना चाहिए, न कि गद्दार की तरह। मिनिस्टर कहते हैं यदि उन्होंने आत्मघात नहीं किया तो कर्नल इब्राहिम में बोलता है कि मैं उन्हें मारूंगा। दूसरी तरफ डोंगू को दिखाया जाता है जो अपने लापरवाह जीवन का आनंद लेता है, लेकिन ये तब समाप्त हो जाता है जब उनके मैसेजर में आत्मघात का मैसेज आता है, जिसके बाद पूरे दक्षिण कोरिया में अकाल्पनिक स्वीप करने वाले लोगों की भयंकर मामलों की लहर आती है। फिर जिन डोंगू के पास में आता है ये भी कंफ्यूज होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर बताया जाता है कि वे डोंगू को मारने का इरादा करता है, क्योंकि जिनका मानना था कि डोंगू ने अच्छे से आदेशों का पालन नहीं किया, इसीलिए उसकी सजा हमें मिल रही है। उसी वक्त रॉक स्टार भी आ जाता है और जिनको कहता है कि मूर्ख मत बनो, मैंने तो पहले ही कहा था ना ये उनकी साजिश है। ऐसा कहते हुए उन तीनों के बीच में विवाद फूट जाता है और उसी वक्त रॉक स्टार और जिन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन डोंगू उन्हें रोकते हुए जिन के सामने गन पॉइंट कर देता है और डोंगू कहता है कि मैं आत्मघात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर कोरिया सरकार मेरी माँ का ख्याल रखेगी। इसी बीच दक्षिण कोरिया खुफिया सेवा IS रात भर मृतकों के ढेर को ढूंढ रही थी जिन्हें उत्तर कोरिया एजेंसी ने मारा था मिनिस्टर के ऑर्डर पर। हालांकि विशेष इकाई के प्रमुख को पता चल जाता है कि अभी भी 3 एजेंट जीवित है, डोंगू, जिन और रॉक स्टार। जैसे तैसे करके दक्षिण कोरिया इकाई के प्रमुख को डोंगू मिल जाता है। जैसे ही डोंगू को गन पॉइंट करने वाला होता है तभी जिन अधिकारी पर हमला कर देता है। तभी अधिकारी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिन भी उसके पीछे जाता है। दक्षिण कोरिया इकाई ने अपने प्लान के मुताबिक जिन को पकड़ लिया था। तभी वहीं पे डिलीवरी मैन को दिखाया जाता है जो डोंगू से कहता है कि मुझे छुपाया गया था, लेकिन मैं वहाँ से भाग निकला। फिर आगे बताया जाता है कि डोंगू अपनी पहचान छुपाने के लिए नाई के पास बाल कटिंग कराने जाता है। फिर वो उन सभी लोगों के सामने आता है जो उसके सच्चे दोस्तों में सबसे प्रिय बन गए हो। उसी वक्त यूरान से भी मुलाकात होती है और उसके लिए एक शब्द बोलता है जो होता है बुद्धिमान, और वहीं पे ही उस लेडी से मुलाकात होती है जिसका बच्चा अमेरिका में है। डोंगू उस लेडी को उसके बच्चे का पता देता है और कहता है कि आपके लिए यही पर्याप्त होगा, आप अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अमेरिका जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को ढक के रखो। फिर वहीं से ही बाहर निकल जाता है और विशेष इकाई के अधिकारी और प्रमुख से संपर्क करने के लिए माइक्रोफोन का यूज करता है। प्रमुख सूचित करते हुए डोंगू कहता है कि उत्तर कोरिया कर्नल जासूसों को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया आया है। फिर दिखाई जाता है कि डोंगू रॉक स्टार को सुझाव देता है कि हमें मरने से बचने के लिए एक सुनसान जगह पे जाना होगा। वहीं पे जिन को दिखाई जाता है जिसको दक्षिण कोरिया एजेंसी ने पकड़ रखा था। जिन प्रमुख को कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी अपने कैप्टन को हथियारों से बचाना चाहता हूँ। और दूसरी ओर कर्नल को डोंगू मिल जाता है। कर्नल डोंगू को कहता है कि जो आदेश दिया गया उसकी पालना करो। डोंगू ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन वो चाहता है कि क्या रिपब्लिक मेरी माँ का ख्याल रखेगा, लेकिन कर्नल ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया और आदेश को दोहराने लगा। लेकिन उसी वक्त गोलीबारी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और कर्नल ने किक मारते हुए डोंगू को इमारत से नीचे गिरा दिया। उस समय 2 लड़के जो उसको धमकाते थे उसके पास आते हैं और बोलते हैं क्या तुम फिर से सोच करने लगे हो, और कहते हैं तुमको यहाँ पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। जो ही एजेंट डोंगू को शूट करने वाला होता है तभी रॉक स्टार आके एजेंट को कार से टक्कर मार देता है और डोंगू और बच्चे उसी कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। डोंगू बच्चों को ड्रॉप करके रॉक स्टार के साथ किसी सुनसान इमारत में आता है और वहीं पे ही डिलीवरी मैन मिलता है जिसको डोंगू ने गन लाने के लिए भेजा था। डिलीवरी मैन उनको एक ब्लैक कलर का बैग थमाता है, लेकिन उस बैग में गन की जगह ईंटें होती है और उन्हें भी एहसास होता है कि डिलीवरी मैन उनसे मिला हुआ है, जो अपनी हकीकत सामने लाते हुए कहता है कि मैं विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र का प्रोफेसर हूँ। तभी एजेंसी के लोग भी आ जाते हैं और दोनों के बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी दक्षिण कोरिया प्रमुख एजेंसी भी वहीं पर आ जाती है और जिन भी उन्हीं के साथ होता है। जिन ने अपने कप्तान को बचाने के लिए कई उत्तर कोरिया अधिकारियों को मार डाला। हालांकि वहीं पे ही डोंगू और रॉक स्टार अधिकारियों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी डोंगू और कर्नल का आमना सामना होता है, लेकिन डोंगू घायल होने के कारण कर्नल के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता और वहीं पे ही गिर जाता है। जो ही कर्नल डोंगू को शूट करने वाला होता है तभी जिन ने कर्नल को शूट कर दिया, लेकिन घायल होते वक्त कर्नल ने अपने जेब से ग्रेनेड निकाल लिया। उसी समय रॉक स्टार ने सभी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। और दूसरी ओर बताया जाता है कि जिन ने अपने कप्तान को बचाने के लिए दक्षिण कोरिया एजेंसी को उनसे दूर रखा, लेकिन डोंगू अपने माँ के मर जाने की खबर सुनने के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है और डोंगू वहाँ से खड़ा भी नहीं हो पाता। जिनके उठाने के बाद
बाद भी डोंगू नहीं उठता है तो जिन जोर से हिट कर देता है डोंगू को। तभी डोंगू के पॉकेट से एक बचत पुस्तक मिलती है जो उसके दूसरी माँ की थी। उसने देखा कि वह हर महीने डोंगू खाते में जीवन यापन के लिए कुछ पैसे जमा करती है। तभी डोंगू को अपने माँ की बहुत याद आती है और वो उसके पास जाना चाहता है। उसी वक्त जिन प्रमुख को शूट कर देता है और जवाबी कार्रवाई में जिन को गोलियां लग जाती है। मरते वक्त डोंगू अपने शीशे को गले लगाता है और गोलियों की बौछार उन दोनों को छन्नी कर देती है। इसी कारणवश वे दोनों इमारत की छत से नीचे गिर जाते हैं।